चल रहा था अपना कौन सा द बॉन्ड ऑफ लव माने प्रेम का बंधन। तो ये रीछ की कथा है बच्चों। रीछ जो एक पालतू जानवर होता है और लोग कहते हैं कि साहब इसमें भावनाएं नहीं होती, लेकिन उसमें भी होती है ना। लोग सोचते हैं कि ये तो जानवर है, क्या समझता होगा, लेकिन प्यार की भाषा तो कौन समझता है, जानवर भी समझता है। इवन द एनिमल्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव। प्यार की जुबान तो सब समझते हैं बच्चों। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 116। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट द 14th पेरा ऑफ द लेसन। इसका बच्चों 14वें नंबर का जो पेरा वो शुरू कर रहा हूं। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली। ध्यान दो बच्चों, ग्रेट यानी क्या होता है, मान। यह बच्चे चक्कर पड़ जाता है। बच्चों के साथ क्या समस्या रहती है, कुछ शब्द जैसे अंग्रेजी में, जैसे एक तो है थिंग, THING, थिंग यानी क्या होता है, तो थिंग यानी बच्चों चीज होता है। लेकिन बच्चों चीज कहने से पार नहीं पड़ती, कई बार इसका मतलब बात भी होता है। जैसे इट्स अ वेरी लिटिल थिंग, मानी तो बहुत छोटी सी बात है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी सुंदरता से युक्त कोई भी जो थिंग या कोई भी वस्तु होती है बच्चों, वो हमेशा क्या होती है, प्रसन्नतादायक। तो आपने यह देखा कि थिंग का मतलब कभी बात होता है तो कभी चीज होता है। उसी प्रकार से बच्चों ग्रेट यानी क्या होता है, मान होता है। ग्रेट यानी मानता पूर्वक होता होगा। अब बच्चों सेंटेंस जरा देखना, वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली। ऐसा सेंटेंस देकर के बच्चों आपसे क्या पूछा जाता है कि साहब इसका वो करो अनुवाद। तो वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली का मतलब बच्चों इसमें एक शब्द तो आ रहा है, देखो मिस। तो मिस यानी क्या होता है, मिस बच्चों उस लड़की को कहते हैं जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, वह सुश्री है। लेकिन बच्चों सुश्री मिस को हिंदी अनुवाद जरूर है, लेकिन कुछ ऐसी भी औरतें हैं जिनकी शादियां हो गई लेकिन उनकी आगे भी सुश्री लगता है। जैसे सुश्री महादेवी वर्मा, महादेव वर्मा की शादी हो गई थी, वो एक परित्यक्ता थी। परित्यक्ता का मतलब होता है जिसको अपने पति के द्वारा त्याग दिया जाए। तो परित्यक्ता क्या, ये भी सुश्री लग रहा है। तो इसका मूल बिंदु क्या है, कब लगता है कब नहीं लगता है, तो आप जान लेना। पर मिस को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, सुश्री। ये एक क्या है, ये एक आदर सूचक शब्द है। क्लियर हो गया है? अच्छा, मिस यानी क्या होता है बच्चों, जैसे मैं कहता हूं माई बुक्स आर मिसिंग, मेरी किताबें क्या है, मेरी किताबें बच्चों गायब हो रही है। तो मिस का मतलब होता है कोई चीज गायब होती है तो आप उसको कहते हैं मिसिंग। ठीक है, माई बुक इज मिसिंग यानी मेरी किताब नदारद है, मेरी किताब गायब है। तो गायब के सेंस में भी आप क्या मिस का प्रयोग करते हो। क्लियर है? एक होता है बच्चों जैसे हम कहते हैं थोड़ा जल्दी करो अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। थोड़ा जल्दी करो वरना तुम ट्रेन को क्या हो जाओगे, ट्रेन चूक जाओगे, गाड़ी छूट जाएगी, तुम चूक जाओगे। तो मिसिंग समथिंग का मतलब बच्चों कोई चीज से चूकना जो होता है उसको भी मिस कहते हैं। क्लियर हो गया? अब बच्चों अपन अंतिम बात करेंगे कौन सी, यहां मिस का मतलब क्या है, आई मिस यू टू मच, मैं तुमको बहुत ज्यादा याद करता हूं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो मिस का मतलब किसी की कमी खलना, किसी की अनुपस्थिति अखरना, या बच्चों किसी की याद आना, रिमेंबर। क्या बोला, या किसी की याद आना, रिमेंबर। तो ये शब्द है बच्चों। अब आपका सेंटेंस था वी ऑल मिस्ड, हम सबको वी ऑल रिमेंबर्ड हिम, हम सब ने उसको याद किया, हम सबको उसकी कमी खली, हम सबको उसकी अनुपस्थिति बहुत अखरी। और बच्चों ग्रेट का मतलब महान होता है। तो बच्चों यहां आपको जो ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब की विशेषता बता रहा। तो बताओ ये एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ, एडवर्ब हुआ। तो ग्रेट यानी बच्चों महान भी होता है, और ग्रेट ली का मतलब होता है वेरी मच। क्या है, वेरी मच, बहुत ज्यादा। तो वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली अर्थात हम सबको उसकी कमी बहुत ज्यादा खली, हम सबको उसकी अनुपस्थिति, हम सबको उसकी अनुपस्थिति बहुत ज्यादा अखरी। बट इन ए सेंस, परंतु एक प्रकार से। बट इन ए सेंस का मतलब होता है बच्चों परंतु एक प्रकार से। वी वर रिलीव्ड, बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड का मतलब होता है बच्चों परंतु एक प्रकार से हम क्या हो गए, सब हम रिलीव हो गए। प्रश्न ये है कि बच्चों रिलीव होना क्या होता है। रिलीव होने का मतलब होता है बच्चों किसी को रिलीफ मिलना, किसी को राहत मिलना, किसी को कोई रात की सांस लेता है तो हम क्या बोलते हैं,
है ना, मतलब चिंतन चिंता से मुक्त हो जाना। तो वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, अर्थात हम सबको उसकी कमी बहुत खली, बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड, परंतु बच्चे एक प्रकार से मुक्त हो गए थे। चलो चला गया तो बढ़िया यार, कोई रिस्क है, अगर बालू अगर में रखते हैं तो बालू पता नहीं कैसे क्या कर बैठे, किसी के बच्चे को मार दे, है ना। तो माई वाइफ वॉज अनकंसोलेबल, मेरी पत्नी कहती बच्चों अनकंसोलेबल थी। ये बच्चों जो इनकंसोलेबल, एबल शब्द एडजेक्टिव बनता है। देखो बच्चों मूल शब्द है कंसोल, ध्यान है। कंसोल माने होता है कोई किसी का बाप मर जाए तो उसको जाएगी तो कोई भाई कोई बात को नहीं बनेगी, तो उसको बच्चों आप क्या बोलते हो, उसको किसी को धैर्य बंधाना, किसी को ढाढ़स देना, किसी को शोक शांत बना देना, ये तो हो गया कंसोल। अब बच्चे मूल शब्द ये वर्ब है। अगर आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर बताओ उपसर्ग क्या है, इसके अंदर जो है प्रीफिक्स क्या है, तो क्या है ये लगा दो इन, अब क्या हो जाएगा इन कंसोल। अब इस ई को हटा करके इसमें बच्चों में वो जोड़ रहा हूं प्रत्यय, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सफिक्स, ये हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये जो कंसोल शब्द है इसमें एक प्रीफिक्स भी जुड़ा हुआ है, इसमें एक सफिक्स भी जुड़ा हुआ है। इनकंसोलेबल का मतलब देखो कंसोलियन क्या होता है, धैर्य बंधाना। इनकंसोल का मतलब क्या हो जाएगा, धैर्य उल्टा ए लगा दो, अधैर्य। और इनकंसोलेबल का मतलब क्या हो जाएगा, अधीर, यानी माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल का मतलब मेरी पत्नी अधीर हो गई थी। अब आप कहोगे सर हो गई थी कहां से लिया है आप, यहां तो केवल वाज ही है, तो वाज का मतलब जानते हो क्या होता है, वाज यानी बच्चों था थी थे भी होता है, और वाज यानी हो गई थी भी हो सकता है। वजह है क्योंकि ये बच्चों बी यानी होता है होना, और बी वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है वाज वर्ब, इसलिए इसका मतलब बच्चों कभी तो क्या निकलता है, जैसे कभी तो इसका क्या निकलता है, ये निकलता है, जैसे इजमार का अर्थ होता है, और कभी कभी बच्चों इसका है हूं इस तरीके से, और कभी कभी इसका मतलब क्या है कि होता है, होती है, होते हैं, ऐसे भी निकलता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहता हूं संडे इज ए फन डे, संडे का दिन कैसा होता है, संडे का दिन तो फन यानी मौज मस्ती का दिन है, नहीं होता है, ठीक है। तो मेरी पत्नी क्या हो गई, इनकंसोलेबल का मतलब बच्चों को इम्पेशेंट हो गई, माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, माई वाइफ वॉज इम्पेशेंट, यानी बच्चों मेरी पत्नी क्या थी, ये बहुत ज्यादा इम्पेशेंट थी। ध्यान दो बच्चों, कुछ शब्दों के आगे तो लगाते हो इन, और कुछ के आगे लगाते हो इम। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन ले लो चाहे इम ले लो, ये दोनों ही क्या है बच्चों, प्रेफिक्स हैं। प्रेफिक्स अंग्रेजी में भी जैसे हिंदी में भी चलता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है निर, कभी आता है निस, आता नहीं से, तो ये क्या है बच्चों, ये इनको हिंदी में आप उपसर्ग कहते हैं, तो उसी प्रकार से अंग्रेजी में मिलते जुलते होते हैं। अब आप लोग क्या करते हो, जहां इन लगाना चाहिए वहां तो इम लगा देते हो, जैसे इम्पॉसिबल, और आप करोगे इनपॉसिबल, तो गलत है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उसी तरीके से बच्चों जब मैं कहता हूं कि इनकंसोलेबल और आप करोगे इमकंसोलेबल, तो ये एम और एन का चक्कर, ये तो बहुत बड़ा चक्कर हो जाता है। तो आपको इन चीजों पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। क्लियर है। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सबको उसकी बहुत याद आई। बट आते काम उल्टा होता है। जैसे राम वर्कड हार्ड, राम ने कठोर परिश्रम किया, बट ही फेल्ड इन द एग्जाम, परंतु वो परीक्षा में क्या हो गया जरा बताना, वो परीक्षा में फेल हो गया। तो जब भी बट आएगा तो काम उल्टा होगा। बट यानी होता है किंतु, परंतु, लेकिन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विरोध मूलक संयोजक कहते हैं, और अंग्रेजी में एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये दो ऐसे क्लाउजेज को कनेक्ट करता है जो अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के सर्वथा विपरीत होते हैं। बोलो समझ में आ गई बात। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो रोई। शी वेप्ट यानी बच्चों वो रोई। कौन रोई, मेरी पत्नी रोई। एंड फ्रेटेड का मतलब बच्चों ये भी है, वो रोई और बच्चों वो बहुत गुस्साई। फ्रेट का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, फ्रेट का मतलब होता है रूठ जाना, मेरा मतलब रूठ जाना। फ्रेट का मतलब होता है चिड़चिड़ा हो जाना, इस तरीके की बातें हैं। तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई वो तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, अर्थात बच्चों को रोई, वो बड़बड़ाई। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज का मतलब बच्चों शुरुआत के कुछ एक दिनों के दौरान। फॉर यानी होगा ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज का मतलब होता है शुरुआत के कुछ एक दिनों के दौरान। शी वुड नॉट ईट अ थिंग का मतलब होता है बच्चों, शी डिड नॉट ईट इवन ए, समझ गए। इवन ए का मतलब बच्चों ये कहना चाहता है उसने कुछ नहीं खाया। शी वुड नॉट कह दो चाहे डिड नॉट कह दो, एक ही बात है, क्योंकि वुड नॉट का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है, और बच्चों डिड नॉट का प्रयोग भी पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है। इसलिए ऐसा कोई सेंटेंस
जिसमें वुड पास्ट हैबिट का सेंस दे रहा है, वहां वुड को आप डिड से भी रिप्लेस कर सकते हो। शी डिड नॉट ईट, बच्चों वो नहीं, शी डिड नॉट ईट एनीथिंग या शी एट नथिंग, शी डिड नॉट ईट एनीथिंग या शी एट नथिंग, यानी बच्चों कुछ एक दिन तो उसने कुछ खाया ही नहीं, खाना पीना छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया। ये कैसी जुदाई है, ये बच्चों बहुत ही दर्द भरी जुदाई है। और बच्चों उसने कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया, आगे देखो क्या हुआ होगा। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, अर्थात शुरुआत के कुछ एक दिनों तक तो शी वुड नॉट ईट एनीथिंग, उसने कुछ खाना भी छोड़ दिया। ये तो चौसले हैं, जब कोई कुछ भी दुर्घटना होती है तो हम क्या करते हैं, शुरू में खाना पीना छोड़ देते हैं, फिर 2-4 दिन छोड़ते हैं, लेकिन बाद में फिर अपन वही खाने लग जाते हैं। तो ऐसा कोई आदमी है क्या जो मतलब 10-5 दिन या लगातार ही खाना छोड़ दे? कभी नहीं होता ना। जब आपका नियर और डियर, हमारा कोई नियर और डियर जब हमारा साथ छोड़ के चला जाता है तो हम दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं, लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बताओ, फिर बच्चों आंसुओं का जो कोश है वो भी रिक्त हो जाता है, रात भी धाप जाता है। धापने के बाद में वो क्या करता है, वो उसी रास्ते पर चल पड़ता है जिस रास्ते पर वो आज तक चलता आया था। मरे के साथ मरा नहीं जाता है और बच्चों जीवन से भागा नहीं जाता है। ये तो जिंदगी है, ये तो ना सर उठा के जियो ना सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। देन शी रॉट ए नंबर ऑफ, अंडरलाइन कर लेना बच्चों, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी। देन शी रॉट ए नंबर ऑफ लेटर्स, देन शी रॉट ए नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है बच्चों। फिर उसने क्या किया, कई खत लिखे टू द क्यूरेटर, क्यूरेटर माने मैनेजर ऑफ द जू। देन शी रॉट मेनी लेटर्स टू द मैनेजर ऑफ द जू, अर्थात बच्चों फिर उसने चिड़ियाघर के प्रबंधक को कई खत लिखे और खत में पूछा हाउ वाज बाबा, क्या पूछा उसने कि बाबा कैसा था, बाबा के क्या हाल चाल थे। बैक केम द रिप्लाईज, और बच्चों वापस आते जवाब। कहां से? क्यूरेटर के ऐसे जवाब वापस आए क्या, वेल अच्छा है बट फ्रेटिंग, लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है, बट ही रिफ्यूजेज फूड टू, वह खाना खाने से भी क्या करता है, खाना भी नहीं खाता है। तो बच्चों ये जो दर्द है, ये बच्चों ये इधर भी है, ये उधर भी है। ये जो मालकिन है ये भी खाना नहीं खाती है और वो जो जानवर है वो भी खाना नहीं खाता है। तो बच्चों क्या है, ये जो दोनों के बीच में चाहत की भावना है, ये इधर भी है और ये उधर भी है। ठीक है, सखी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है, दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है। तो ये बच्चों दोनों तरफा है, उसको भी पीड़ा है इसको भी पीड़ा है, दोनों एक दूसरे के लिए छटपटा रहे हैं। बोथ आर फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, बोथ आर फ्रेटिंग फॉर ईच अदर का मतलब दोनों एक दूसरे के लिए छटपटा रहे हैं। ईच अदर, दो है तो ईच अदर, दो से ज्यादा तो फिर क्या है, फिर आएगा वन अनोदर। और ए नंबर ऑफ का मतलब बच्चों क्या है, जरा ध्यान देना, ये शब्द है ए नंबर ऑफ। ये ए नंबर ऑफ जो है ना बच्चों, इसकी विशेषता क्या होती है, इसका अर्थ होता है मैनी। अब इसके बाद जो नाउन आएगा ना, ए नंबर ऑफ डेज, ये डेज आ गया ना, प्लूरल आएगा। और बच्चों यहां क्या आएगा, आर। तो मुझे ये कहना है कि ए नंबर ऑफ जो है एक प्रकार का डिटरमिनर है। और बच्चों आपको सिर्फ डिटरमिनर ही तो 1 2 3 4 शब्द हो गए, तो बच्चों ये कंपाउंड डिटरमिनर है। एक डिटरमिनर ऐसा होता है दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल वर्ड, जो बनता है सिर्फ एक शब्द से। बट देयर आर सर्टेन डिटरमिनर्स, परंतु कुछ डिटरमिनर्स ऐसे भी होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, मोर देन वन वर्ड, एकाधिक शब्दों से उसका निर्माण होता है। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, जैसे मोर देन वन है, ये भी एक डिटरमिनर है, ए नंबर ऑफ भी एक डिटरमिनर है, ये कंपाउंड डिटरमिनर है। इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। आप एक को देख करके क्या है कि सोचते हो यार एक ही होगा, नहीं, एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा। और उसके बाद लेकिन जो वर्ब आएगी ना बच्चों, दैट शेल ऑलवेज बी प्लूरल, वो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। जैसे नंबर ऑफ इंडियंस, न कि इंडियन, आर न कि इज, गोइंग अब्रोड न कि गोइंग टू अब्रोड, दीज डेज यानी इन दिनों। ए नंबर ऑफ इंडियंस आर गोइंग अब्रोड दीज डेज, यानी इन दिनों बहुत सारे हिंदुस्तानी कहां जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, अब्रोड जा रहे हैं। लेकिन तो बच्चों गो अब्रोड होता है लेकिन कभी भी गो टू अब्रोड नहीं होता है, गो अब्रोड होता है लेकिन कभी भी गो टू अब्रोड नहीं होता है। तो बच्चों उसने कहा ये रिफ्यूजेज फूड टू, ही माने वह, रिफ्यूज यानी होता है इनकार करता है, फूड यानी भोजन को भी, टू यानी भी, वह भोजन को भी इनकार करता है, यानी वह भोजन भी नहीं खाता है। बिल्कुल चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु समस्या यह है कि बहुत चिड़चिड़ा है और खाना भी नहीं खाता है, बहुत याद करता है वह मालकिन को, है ना। तो बच्चों ये जो मालकिन जो है वो उसको काफी याद करता है
आफ्टर दैट यानी उसके पश्चात फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू। उसके बाद बच्चों जो भी दोस्त मैसूर जाते तो वी बैग्ड देम, अर्थात हम उनसे याचना करते, रिक्वेस्ट करते, वेरी पोलाइटली वी रिक्वेस्टेड देम एक्सट्रीमली पोलाइटली, बहुत ज्यादा पोलाइट होकर उनसे रिक्वेस्ट करते कि यार भाई एक काम करना, जब मैसूर जा ही रहे हो तो एक दौरा उधर भी काट के आना, चिड़ियाघर में जरा देख के आना, बाबा क्या हाल चाल। तो आफ्टर दैट उसके पश्चात फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर यानी मैसूर जाने वाले दोस्तों वर बैग्ड से याचना की जाती टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग। टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग का मतलब होता है बच्चों कि टू मेक ए विजिट, कि वो कम से कम एक विजिट करके आए कहां पर, टू द जू में, एंड सीइंग, और उनसे ये भी गुजारिश की जाती कि वो देखें हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोंग, हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोंग यानी बाबा ये क्या हाल चाल है, हाउ आर यू गेटिंग अलोंग। तो गेट अलोंग का मतलब होता है बच्चों किसी की हाल चाल जानना, तो उसकी हाल चाल जान के आए कि उसकी हाल चाल कैसे है। दे रिपोर्टेड दैट ही वाज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। दे रिपोर्टेड, वो वापस आते हमको सूचना देते कि क्या, ही वाज वेल, कि वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके साथ समस्या क्या थी, थक गया था, वेरी थिन यानी थक करके बहुत चरहरा हो गया है, चरहरा हो गया है, दुबला पतला हो गया है, और साथ ही साथ बच्चों क्या है कि बहुत ही सैड माने उदास रहता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड, जितने भी कीपर्स थे, कीपर्स यानी होता ऑल द गार्ड्स एट द जू माने जू में रहने वाले जितने भी गार्ड थे, सेड दैट, सबने ये कहा क्या, ही वॉज फ्रेटिंग, कि वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। फॉर 3 months यानी बच्चों 3 महीनों से आई मैनेज टू स्टेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, 3 महीने तक से नहीं 3 महीने तक, आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ, आई मैनेज टू प्रिवेंट माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग द जू। मेरी वाइफ बार बार चाहती थी कि वो जू को विजिट करके आए, लेकिन 3 महीने से मैंने कोई न कोई बहाना करके, यार टाइम नहीं है, ये नहीं है, फला नहीं, कैसे भी करके मैंने टाला, मैंने उसको विजिट करने से रोका। देन शी शेड वन डे, परंतु एक दिन वह बोली, एक दिन उसके सब्र का जाम छलक गया, एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया, एक दिन वो अधीर हो गई। वन डे शी बिकेम एक्सट्रीमली इम्पेशेंट, एक दिन बच्चों वह बहुत ही इम्पेशेंट हो गई, अधीर हो गई, और बोली, क्या बोली, देखो वन डे आ जाए तो वाक्य पास्ट सिंपल टेंस में होता है, क्या बोली, आई मस्ट सी बाबा, मुझे निश्चित रूप से बाबा को देखना होगा। आइदर यू टेक मी बाई कार, या तो आप मुझे कार से ले चलो, और आई विल गो माई सेल्फ, या मैं खुद चली जाऊंगी बाई बस यानी बस के द्वारा, और ट्रेन या ट्रेन के द्वारा। सो आई टुक हर बाई कार, इसलिए बच्चों में उसको किसके द्वारा ले गया, इसलिए मैं उसको कार के द्वारा ले गया। तो इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। बच्चों देखो ये बाई शब्द है ना, इसकी विशेषता क्या है जरा देखना। बाई यानी के द्वारा होता है, एक प्रीपोजिशन है। अब बच्चों में आप जैसे आपको कोई भी सेंटेंस का पेशी वो बनाते हो तो जनरली बाई का प्रयोग करते हैं, हालांकि बाई की जगह कई बार एट का प्रयोग भी होता है, कई बार विद का प्रयोग भी होता है, कई बार इनका प्रयोग भी होता है। तो वो बातें अपनी जगह हैं, लेकिन एक बात आपको मेरे को जो बाई से संबंधित जो है वो
नहीं है, वो ये है कि रावण वाज किल्ड बाय राम। तो रावण को राम ने मारा या राम को रावण के द्वारा मारा गया, तो पहला अर्थ क्या हो गया इसका? इसका मतलब हो गया बच्चों के द्वारा। और इसमें क्या होता है कि बाई के बाद में एजेंट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एजेंट। बाई के बाद में एजेंट का प्रयोग होता है। कौन एजेंट है जिसके माध्यम से आप काम कर रहे हो? एजेंट यानी होता है अभिकर्ता, जो अभिकर्ता काम करने के लिए है ना, जो एजेंट होता है उसका प्रयोग आप क्या करते हो? बाई के बाद में करते हो। इतनी बात समझ में आ गई है? अब जरा दूसरी बात, ये तो बच्चों समझाई मैंने, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि ये तो सबको आती है। आगे देखना, यात्रा के साधन है तो बाई का प्रयोग कैसे करते हो? जैसे बाई प्लेन। मिनिस्टर्स जनरली ट्रेवल बाई प्लेन। मंत्री लोग आमतौर पर प्लेन में बैठकर यात्रा करते हैं। आगे समझ में? तो मिनिस्टर्स जनरली ट्रेवल बाई प्लेन, तो बाई प्लेन आ गए। अब बच्चों बाई समुद्र का जहाज है तो क्या करोगे? शिप, स्टीमर, ऐसे प्रयोग करते हो। ये तो बड़ी साधन। अब जैसे मान लो ट्रेन है तो जर्नी बाय ट्रेन ही तो करोगे ना, ये ट्रेन आ गई, या बाई बस आ गई, या बाई कार आ गई, जो कि आपके पाठ में आई रही है, देख ही रहे हो आप, बाई कार। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि बाई कार के बाद में बाई कार भी आता है, कभी कभी इन आता है कार से पहले। लेकिन कब आता है? जब कार के पहले कोई विशेषता हो। जैसे शी केम इन ए ब्लैक कार। शी केम इन ए ब्लैक कार का मतलब वो काली कार में बैठ के आई, क्योंकि कार के पहले विशेषता लगा दी मैंने, इसलिए मैंने इनका प्रयोग किया। वैसे जनरली क्या है कि कार से पहले बाई का ही प्रयोग होता है। क्लियर है? तो निष्कर्ष क्या निकला? प्रीपोजिशन बाई must be used before the names of means of transport या ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यानी जो यात्रा के साधन होते हैं उनके नामों से पहले आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? बाई का प्रयोग करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर हो गया है। लेकिन यात्रा के साधन एक दो और भी हैं। जैसे बच्चों ऑन फुट, जब आप जाते हो पगा पगा, पैदल पैदल। पगा पगा का माने पैदल पैदल ही होता है। जैसे अपन कहते हैं ना, आप पगा पगा चालाला, तो आप पगा पगा चालाला का मतलब ये है कि हम क्या है कि पांव पांव हम किस पे चलेंगे? अपने पांव पे चलेंगे। तो बच्चों उसको आप बाई फुट नहीं कह के आपको क्या बोलना पड़ेगा? ऑन फुट। एक बात। दूसरी बात, कई बच्चे इसका उच्चारण करते हैं फूट। उनका उच्चारण करना बहुत वाजिब है, लेकिन है गलत, क्योंकि उनको तो एक चीज सिखाई गई है, सब डबल ओ आएगा तो बड़ा ओ की मात्रा बढ़ेगी। जैसे मान लो किसी का नाम पूनम है तो आप POONAM स्त्री किस लिखोगे? बहुत वाजिब है ये बात। किसी का नाम रूपचंद है तो ROOP रूप ऐसे करोगे, ये बात बहुत वाजिब है। तो वही नियम आप अंग्रेजी में भी लागू करने की कोशिश करते हो। और जो अक्सर होता भी है, जैसे ROOT क्या होता है? रूट नहीं होता, रूट होता है। यही तो अंग्रेजी की बीमारी है बच्चों। अंग्रेजी की ये बड़ी बीमारी है क्या बच्चों? ROOT और FOOT दोनों का अंतर समझो। हिंदी में बोलूं तो बच्चों ये तो है रूट, और बच्चों ये है रुट। अब आप ये हिंदी समझ में नहीं आया तो अंग्रेजी में समझाता हूं। जैसे बच्चों आर, अब यू क्या विसर्ग लगा दिया ना, तो आर ये हो गया रूट। और यहां बच्चों क्या होगा जरा देखना, FUT। अब इसको फट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फुट। तो ये फुट है, ये रूट है। ऐसा क्यों है? ऐसा तो बच्चों बड़े बड़े भाषा वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है। इसका जवाब वो लोग जो देते हैं, वो पता है क्या जवाब देते हैं? अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो स्पोकन फॉर्म, या कह सकते हैं कि जो एक्सेंट, या कह सकते हैं कि जो प्रोनंसिएशन, या कह सकते हैं कि फोनेटिक्स के ऊपर आधारित भाषा है। इसलिए ऐसा होता है। और दुनिया की सबसे अवैज्ञानिक भाषा जो है वो अंग्रेजी है। अवैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि एक नियम जब इधर लागू होता है उधर भी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। लेकिन बोली सबसे ज्यादा यही जाती है, क्योंकि ये तो आपको पता है सारी दुनिया में राज करके, तो ये लोग इस भाषा को क्या इन्होंने लागू कर दिया।
अब ये वैज्ञानिक भाषा नहीं है, लेकिन उतनी तो कम से कम बिल्कुल नहीं है जितनी हमारी हिंदी है। तो ऑन फुट समझ में आ गया कि नहीं है? अब जरा ध्यान दो। ऑन स्कूटर, यहां भी बच्चों बाई नहीं आएगा, ठीक है। ऑन मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल ले लो, बाईसाइकिल ले लो, एक ही बात है ना। तो यहां भी बच्चों क्या, बाईसाइकिल नहीं आता, ऑन मोटरसाइकिल आएगा। बाईसाइकिल आता है। और बच्चों सबसे बड़ी बात यह है ऑन हॉर्स बैक। कोई घोड़े बैठ के जाता है तो आप क्या बोलते हो? ऑन हॉर्स नहीं, ऑन हॉर्स बैक। क्योंकि कोई भी आदमी जो है बच्चों, वो क्या है कि घोड़े के ऊपर कहां बैठेगा? घोड़े के सिर पे तो कोई बैठेगा नहीं, घोड़े के कंधों पर कोई बैठेगा नहीं, जो बैठेगा वो घोड़े की पीठ पर बैठेगा। इसलिए आप कहते हैं ऑन हॉर्स बैक। क्या बोलते हैं? ऑन हॉर्स बैक बोलते हैं। तो ये जो बच्चों जानवरों का जो निर्माण है और मनुष्यों का निर्माण थोड़ा अलग प्रकार से। अपने को अगर किसी को बैठाना तो हम किसी को सर पे भी बैठा ले, इसलिए मुहावरा है, मेरे सिर पे बैठने की कोशिश मत कर, बहना तेरी डोली को कांधा तो लगाना है। तुम कांधे पे भी किसी को बैठा सकते हैं। और गरबोटियां तो हम बैठाते ही हैं। गरबोटे से मेरा तात्पर्य पीठ पर बैठाने से है। तो हम तो कई तरीके से बैठाते हैं, क्योंकि हम तो सीधे खड़े होते हैं, है ना। और वो एक कंगारू, पता नहीं कौन सा जानवर होता है, इसके पेट में थैली होती है, कंगारू होता होगा, तो अपने टाबर को, अपने जो उसका इश्यू होता है उसको इधर भी रखता है। तो ये बातें हैं। अब बच्चों आइए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो साहब, सो आई टुक हर बाई कार, इसलिए मैं उसको कार में बैठा के ले गया। तो बाई कार बच्चों आप लोग करते हो, सो आई टुक हर विद कार, सही लग रहा है परंतु है नहीं। आई टुक हर इन कार, सही लग रहा है पर नहीं है, बाई कार बोलना चाहिए। क्लियर है? आप किसी को पैसा देते हो तो बाई चेक बोलते हैं, विद चेक नहीं होता। विद चेक बोलने की कोशिश मत करो, बाई चेक। लेकिन अगर कैश दोगे तो इन कैश, बाई कैश नहीं होगा, इन कैश बाई चेक, इन कैश बाई चेक। पैसा अगर नगद दोगे तो क्या बोलोगे साहब? उसको आप बोलोगे बाई कैश। ये तो गलत है, शुद्ध क्या बनेगा? इन कैश। अगर आप उसको चेक से दोगे तो क्या बोलोगे? इन चेक, नहीं बाई चेक। ये बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड दैट। क्या होता है कंजेक्चर? अरे कंजेक्चर का माने होता है किसी बात का पूर्वानुमान लगाना। कंजेक्चर का मतलब क्या होता है? किसी बात का पूर्वानुमान है लगाना। तो फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड दैट, फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड दैट, अर्थात बच्चों फ्रेंड्स हैड गैस्ड दैट, यानी मेरे मित्रों ने ये अनुमान लगाया था कि जब हम चिड़ियाघर पहुंचेंगे तो ये भालू मेरी पत्नी को पहचानेगा नहीं, क्योंकि जानवर ही है ये। तो अब इसको चेंज कर दिया तो ये क्यों पहचानेगा? तो फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड दैट, अर्थात जो है जानवर, मेरे दोस्तों ने, जानवर नहीं मेरे दोस्तों ने अनुमान लगाया था कि द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर का मतलब बियर उसको माने मेरी पत्नी को नहीं पहचानेगा। बियर मेरी पत्नी को नहीं पहचानेगा। तो बच्चों यहां पर क्या है? आना तो विल चाहिए था, लेकिन विल की जगह वुड क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों दैट के पहले हेड कंजेक्चर्ड, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट टेंस में आ रही है, इसलिए विल का वुड हो गया। भाई आना तो चाहिए था विल नॉट, लेकिन विल नॉट का क्या हो जाता है? वुड नॉट। कब हो जाता है? जब दैट के पहले रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो पास्ट टेंस में होती है, तो विल का वुड, शेल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट हो जाता है कि नहीं? ये किसका नियम है? ये बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बहुत सरल नियम है। ये अंग्रेजी में है, हिंदी में नहीं होता। अब बच्चे सोचते हैं यार ये वुड क्यों आ रहा है? अरे वुड तो उसके चक्कर में आ रहा है और कोई बात नहीं है भाई, उसका अर्थ तो विल ही है। आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। ये सो है ना बच्चों, इसको अंडरलाइन कीजिए। और सो माने इसलिए नहीं है, सो माने ऐसा, ये एडवर्ब है। आई हैड थॉट सो टू, अर्थात मैंने भी ऐसा ही सोचा था। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज। बच्चों अंग्रेजी का ऐसा लगभग एकमात्र वाक्य जो अब तक मेरे पढ़ाने में आया है वो ये, मैंने तो बच्चों यही पढ़ाया है और यही पढ़ा है, और जो पढ़ा वही मैंने पढ़ाया है। क्या ये यट का प्रयोग कहां होता है? जरा ध्यान देना। लेकिन बच्चों उसका अपवाद आ रहा है, आपको इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। ये यट है ना बच्चों, इसका प्रयोग जनरली कहां होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। लेकिन इसके अपवाद देखे गए हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा बच्चों ये अन्यत्र भी हो जाता है। जैसे एक वाक्य जिसमें कैन नॉट आया था उसमें भी हमने यट का प्रयोग, कैन नॉट आया था उसमें भी यट का प्रयोग देखा था। और दूसरी बात बच्चों ये है कि यट आएगा तो नॉट जरूर आएगा, यानी यट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में होता। दो बातें हैं, लेकिन बच्चों यहां आप देखो ये सेंटेंस न तो प्रेजेंट परफेक्ट में है
और दूसरी बात यह है बच्चों का प्रेजेंट परफेक्ट तो खैर कभी कभार नहीं भी होता, पास्ट परफेक्ट भी हो जाता है, लेकिन इस नियम का लगभग कोई अपवाद नहीं होता। यट जब भी आता है तो नोट लेके आता है, लेकिन इस वाक्य में बच्चों नोट भी नहीं लेके आ रहा, कोई सेमी नेगेटिव वर्ड भी नहीं लेके आ रहा, तो ऐसा प्रयोग भी होता है। इसको भी दिमाग में बैठाओ। तो ग्रामर जो है बच्चों वो आपके लिए